हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के ज्योग्राफी के इकाई 6 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसी चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करवा दिया था। ये है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ये यहाँ पे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो दिया हुआ है। तो इसमें टोटल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न थे, 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। दोनों को मैंने करवा दिया था और जिन भी बच्चों ने नहीं किया है वो पिछली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पर जाकर के आप लोग वहाँ पर वीडियो सेक्शन में जाके पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, जहाँ पर मैंने इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय प्रश्न को करवा दिया है। आज की वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। 2 प्रश्न इसमें दिए गए हैं और बहुत ही सिंपल से प्रश्न है, क्योंकि चैप्टर में एकदम हर चीज़ को इतने अच्छे से बताया गया है और आपसे यहाँ पे जो चीज़ पूछा है वो आपके बुक में बहुत ही क्लियर करके दिया है। तो आप लोग खुद से भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि आप लोग खुद से ज़रूर ट्राई करिएगा इस प्रश्न का उत्तर लिखने की। आप लोगों ने जहाँ तक भी लिखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिखा है कोई बात नहीं, वो तो मैं आपको आज की क्लास में बताऊँगी ही लिख के। लेकिन जिन्होंने लिखा है वो देखेंगे कि उनका कहाँ गलत है, कितना सही है। ठीक है, वो सारी चीज़ें करेंगे ताकि आप लोग को समझ आए कि आप लोग कितनी सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, कितनी सारी चीज़ों को करते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, तो आइए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आज का वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला है उच्चावच प्रदर्शन की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए और दूसरा है कि समोच्च रेखा क्या है, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ढालों का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है। तो उच्चावच प्रदर्शन की विधि जो है ना वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कुछ जो विधि है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। पहला है श्यूर विधि है, दूसरा है पर्वतीय छायाकरण विधि, तीसरा है तल चिन्ह, चौथा है स्थानिक ऊंचाई, पांचवा है त्रिकोणमितीय स्टेशन, छठा है स्तर रंजन और सातवां है समोच्च रेखाएं। ठीक है, तो ये इतनी सारी विधियां हैं जिसके द्वारा आप उच्चावच प्रदर्शन जो है वो करके बता सकते हैं। अगला है समोच्च रेखा क्या है। तो यहीं पे समोच्च रेखा जो है वो दिया है, इसमें से डेफिनेशन आपको लिख लेना है। उसके अलावा कह रहा है कि इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ढालों का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पे उसके बारे में दिया है कि किस तरीके से समोच्च रेखाओं का प्रयोग करके हम लोग विभिन्न प्रकार के ढालों का प्रदर्शन करते हैं। इसको मैंने लिख के रखा है, आइए एक करके इन दोनों प्रश्नों का उत्तर अच्छे से समझते हैं। तो ये यहाँ पर पहला प्रश्न है जिसका उत्तर मैंने लिख के रखा है, आइए इसको समझते हैं। पहला प्रश्न था उच्चावच प्रदर्शन की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। तो इसकी जो प्रमुख विधियां हैं वो मैंने आपको बुक में दिखाई दी है, बस उसको यहाँ पे डिटेल में मैंने लिख लिया है। तो उत्तर हो जाएगा कि धरातल पर पाई जाने वाली उच्चावच को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित विधियां हैं, जिसमें सबसे पहला विधि है हैश्योर विधि। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि मानचित्र में जो छोटी और महीन और खंडित रेखाएं होती हैं, छोटी महीन खंडित रेखाएं जो होती हैं वो खींची जाती हैं। ये रेखाएं ढाल की दिशा में खींची जाती हैं, इससे ढाल प्रवणता का सही सही ज्ञान होता है। ठीक है, तो ये होता है हैश्योर विधि। आपके बुक में हैश्योर विधि दिया है, आप वहाँ से अगर इसमें कुछ और ऐड करना चाहें उसको पढ़ के, अगर इसमें कुछ और डिटेल, इसमें और भी डिटेल में इसको लिखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मुझे जो जितना इम्पोर्टेंट लगा उतना मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा विधि है वो कौन सा है, पर्वतीय छायाकरण विधि। इस विधि में क्या होता है कि प्रदर्शित उच्चावच ऊपर से लिए गए फोटोग्राफ के समान प्रतीत होता है। ठीक है, तो पर्वतीय छायाकरण में क्या होता है कि इस विधि में हम लोग जो भी उच्चावच प्रदर्शन करना होता है जिस भी चीज़ का, वो ऊपर से लिए गए फोटोग्राफ के समान प्रतीत होता है। मतलब जैसे कि लगेगा कि नीचे की जो भी चीज़ों की हम तस्वीर ले रहे हैं, ठीक है, जैसे हम लोग छत पे चढ़ के अगर नीचे की तस्वीर लेंगे तो किस तरह का दिखेगा, आप इमेजिन कर सकते हैं या आपने कभी लिया होगा तो आप देख सकते हैं। उसी तरह जो है उसका रिजल्ट आता है पर्वतीय छायाकरण विधि में। ओके,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तल चिन्ह। तो तल चिन्ह जो है इस विधि के द्वारा दीवार, पुलों, स्तंभों पर समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को हम लोग तल चिन्ह कहते हैं या तल चिन्ह कहा जाता है। यानी तल चिन्ह विधि द्वारा क्या होता है कि दीवार, पुल, स्तंभ इन सब पर समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? तल चिन्ह के द्वारा। यानी कि समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? तो दीवार की, पुल की या स्तंभ की। तो समुद्र तल से मापी गई जो ऊंचाई होती है इनका उसी और इस विधि द्वारा इनकी जो ऊंचाई है मापी जाती है और वो चिन्ह जो होता है उसी को तल चिन्ह कहा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है स्थानीय ऊंचाई। तो तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानीय ऊंचाई कहा जाता है। दोनों में आप डिफरेंस समझ लीजिएगा। तल चिन्ह जो होता है उसमें दीवार, पुल, स्तंभ की ऊंचाई है। स्थानीय ऊंचाई इसमें तल चिन्ह की ही सहायता से। स्थानीय ऊंचाई कोई वैसा विधि नहीं है। स्थानीय ऊंचाई हम लोग उसको कहते हैं जो तल चिन्ह की सहायता से ही वो किसी विशेष स्थान जो होता है उसकी मापी गई जो ऊंचाई होती है उसको स्थानीय ऊंचाई कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 5वां नंबर त्रिकोणमितीय स्टेशन। त्रिकोणमितीय स्टेशन जो है वो इसका उपयोग हम लोग त्रिभुजन विधि द्वारा सर्वेक्षण करते समय स्टेशन के रूप में हुआ था इसका। ठीक है। यानी इसका उपयोग कब हुआ था, कैसे हुआ था? तो त्रिभुजन विधि द्वारा सर्वेक्षण करते समय स्टेशन के रूप में हुआ था। ठीक है। तो ये है त्रिकोणमितीय स्टेशन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला विधि देखते हैं। अगला विधि है स्तर रंजन विधि। स्तर रंजन विधि में रंगीन मानचित्र में रंगों की विभिन्न आभाओं के द्वारा अभ्यारण्य प्रदर्शन का एक मानक निश्चित किया जाता है। अभ्यारण्य आप लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है। तो वो स्तर रंजन विधि द्वारा होता है। अगला है समोच्च रेखाएं। तो समोच्च रेखाएं भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर मानचित्र पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है। तो ये है आपकी 7 विधियां जिसके द्वारा उच्चावच प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 का उत्तर बता दिया है। तो इन 7 विधि के द्वारा उच्चावच प्रदर्शन जो है वो हम लोग करते हैं। ओके। तो पहला जो हमारा प्रश्न था, उच्चावच प्रदर्शन की प्रमुख विधियों का उल्लेख करें, तो इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया है। उच्चावच प्रदर्शन की प्रमुख विधियां कितनी हैं? तो 7 हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जिसमें कह रहा है समोच्च रेखा क्या है? इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ढालों का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है? तो समोच्च रेखाओं की सहायता से उच्चावच प्रदर्शन की विधि को सर्वश्रेष्ठ माना गया। यह एक मानक विधि है और वस्तुतः समोच्च रेखाएं भूतल पर समुद्र जल तल से एक समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाकर मानचित्र पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। इन रेखाओं को क्षेत्र में संपन्न किए गए वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर खींचा जाता है। मानचित्र में इस सर्वोच्च रेखाओं को बादामी रंगों से दिखाया जाता है। आगे है कि विभिन्न प्रकार के उच्चावच को प्रदर्शित करने के लिए सर्वोच्च रेखाओं के खींचने या बताने का प्रारूप अलग अलग होता है। आगे लिखता है यहाँ पे, एक समान ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं की समोच्च रेखाओं को समान दूरी पर खींचा जाता है। अगर एक समान ढाल को दिखाना है, ठीक है, तो समोच्च रेखाओं की जो दूरी होती है वो समान दूरी पर उसको खींचा जाता है। खड़ी ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं पास पास बनाई जाती हैं, जबकि मंद ढाल के लिए इन रेखाओं को दूर दूर बनाया जाता है। सीढ़ीनुमा ढाल के लिए समोच्च रेखाएं अंतराल पर परंतु 2 या 3 रेखाएं एक साथ जोड़ में बनाई जाती हैं। अवतल ढाल के समोच्च रेखा पास पास अधिक ऊंचाई के लिए कम ऊंचाई की समोच्च रेखाएं दूर दूर बनी होती हैं। तो ये था समोच्च रेखा, और समोच्च रेखा द्वारा विभिन्न प्रकार के ढालों का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। आप समोच्च रेखा के बारे में बुक में पढ़िएगा, उसमें और भी चीज़ें दी गई हैं,
लेकिन मैंने बुक पढ़ के मुझे जितना उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगा इसके लिए वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया है। आप चाहें तो इस प्रश्न का उत्तर जो है फ्रेंड्स वो पॉइंट में करके लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी बताया कि एक समान ढाल को किस प्रकार दिखाया जाता है, खड़ी ढाल को किस प्रकार दिखाया जाता है। तो आप पॉइंट दे करके कि पहला पॉइंट एक समान ढाल को इस तरह दिखाया जाता है, खड़ी ढाल को इस प्रकार दिखाया जाता है, तो आप पॉइंट के थ्रू भी लिख सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड करूंगी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आप पॉइंट में ही लिखें अगर इस तरह का उत्तर लिखना हो तो। अगर आपको रिटन वाइज लिखना हो, मान लीजिए कि नॉर्मली जिस तरह से यहाँ पे मैंने लिखा है, इसमें मैंने पॉइंट नहीं लिखा है, ठीक है, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगर आपका इस तरह का हो तो आप पॉइंट के थ्रू लिखिएगा, तो आपका मार्क्स जो है वो अच्छा आएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको समोच्च रेखा के बारे में बताया है। अब किस तरीके से प्रदर्शित हुआ है वो यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के उच्चावच को प्रदर्शित करने के लिए सर्वोच्च रेखाओं के खींचने या बताने का प्रारूप अलग अलग होता है, और किस तरह का होता है, किसको किस तरीके से दिखाया जाता है, वो यहाँ से यहाँ तक है। तो इसमें जितने भी है, जैसे एक समान ढाल हो गया, खड़ी ढाल हो गया, मंद ढाल हो गया, सीढ़ी नुमा ढाल हो गया, तो इसमें आपका 8 से 10 पॉइंट बन रहा है कि अलग अलग ढाल को किस प्रकार से दिखाया जाता है, ठीक है। तो आप उन सबको पॉइंट में लिख सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्न में भी अगर कुछ इस तरह के प्रश्न रहें तो आप पॉइंट में लिखें। और हिस्ट्री में मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगी कि हिस्ट्री आप अगर पॉइंट के थ्रू लिखते हैं तो आपका एक बहुत सुंदर आंसर जो है वो देखने में भी लगेगा, और लिखा के भी जब वो प्रश्न का उत्तर तैयार होगा तो आप एक तरह से समझ लीजिए कि वो उत्तर बहुत ही सटीक होगा, अगर आपने सही सही पॉइंट लिखा है। ये नहीं कि एक ही पॉइंट को 4 पॉइंट के बाद फिर रिपीट कर रहे हैं, उसमें कुछ भी लिख रहे हैं, वो नहीं। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, अगर आपको उस प्रश्न का उत्तर जो है वो पॉइंट में लिखना है तो आप अच्छे से पॉइंट में लिखिए। उसमें सही शब्द का चुनाव करिए कि किस शब्द को हम लिख सकते हैं कि पढ़े कोई तो वो बेटर लगे कि हाँ उस सेंटेंस के लिए वो शब्द जो आपने यूज़ किया है उससे जो सेंटेंस बन रहा है वो एक परफेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने क्लियर कर दी हैं। बाकी आपको एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न का उत्तर आता है लिखने के लिए, उसको प्रश्न को अच्छे से पढ़ के और अच्छे से उत्तर जो है उस वो लिखिएगा। कोई प्रश्न एग्ज़ाम में छोड़कर मत आइएगा। अगर आपको आज के इस वीडियो में, आज के इन दोनों प्रश्नों में जिसका उत्तर मैंने आपको बताया है, अगर आपको कहीं कोई भी डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न हो, वो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी बच्चे इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्नों को करना चाहते हैं या पीछे जितने भी चैप्टर है, चूँकि ये चैप्टर 6 है, ठीक है। और ज्योग्राफी में आपके 2 खंड दिए हुए हैं, खंड क और खंड ख। तो खंड क हमारा आज कंप्लीट होता है, जिसमें आपका सबसे आखिरी चैप्टर था मानचित्र अध्ययन। तो ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। अगर आपको इन 6 चैप्टर में से किसी भी चैप्टर का प्रश्न उत्तर करना है, आप लोग चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर लाइव सेक्शन में आपको इन सारे चैप्टर के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो सब आपको वहाँ मिल जाएंगे। जैसे भारत संसाधन एवं उपयोग में अलग अलग संसाधन दिया था, जल संसाधन, वन संसाधन, मृदा संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, ये सारे दिए गए थे, खनिज संसाधन थे। तो अगर आप चाहें तो आपको वो सारे अलग अलग जो चैप्टर हैं उनका भी वहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा लाइव सेक्शन में। कृषि है, निर्माण उद्योग है, परिवहन, संचार एवं व्यापार है, बिहार कृषि एवं वन संसाधन, ये भी आपके 3 से 4 पार्ट में बटा हुआ है, 4 लेसन इसमें और अलग से ऐड किया हुआ है, उसका भी प्रश्न उत्तर मैंने करवा दिया है, ठीक है, सर ने भी करवाया है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हाँ, और जो भी बच्चे मैथ या साइंस की क्लास 10 बिहार बोर्ड के मैथ और साइंस की क्लासेस करना चाहते हैं तो वो हमारे एक और जो हमारा चैनल है लर्निंग अकेडमी, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लास 10 बिहार बोर्ड की मैथ और साइंस की क्लासेस करने को मिल जाएगी। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा कर के वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास 10th की मैथ और साइंस की भी क्लासेस जो है वो आप लोग कर सकें और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है आप लोग अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्राकृतिक आपदा एक परिचय, इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन आंसर दिया है तो हम लोग उसको करेंगे। देख लेती हूँ मैं।
यहाँ पे इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ है प्राकृतिक आपदा चैप्टर। इसमें भी प्रश्न उत्तर है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है इनको सॉल्व करेंगे, इनका उत्तर जानेंगे और फिर अगली क्लास में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।